हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। श्री राम सेंटेनियल साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नव वर्ष की आप सभी बच्चों को बहुत 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 शुभकामनाएं। हमारे परिवार की, हमारे एसआरसी परिवार की यही कामना है कि आपके लिए जो ये आने वाला साल है वो सुख, समृद्धि, धन, सांपत्य, स्वास्थ्य सब कुछ लेकर आए। चलिए बेटा, इसी के साथ अपने स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर को। लास्ट लेक्चर में जो अपना डिस्कशन चल रहा था वो चल रहा था बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जब अपने डिस्कस कर रहे थे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अपनों ने क्या पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड बाइलेयर की फॉर्म में होती है। सर, लिपिड बाइलेयर का मतलब क्या है? सबसे पहले तो बच्चे अपने ये समझेंगे कि लिपिड क्या होता है। तो लिपिड जो होता है, लिपिड यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड होता है। कौन सा लिपिड होता है बेटा? फॉस्फोलिपिड होता है। नॉर्मल लिपिड इसके अंदर नहीं प्रेजेंट होता, एक स्पेशल टाइप का लिपिड होता है जिसको अपने क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। अब ये जो फॉस्फोलिपिड होता है, ये फॉस्फोलिपिड कैसे काम करता है, कैसा होता है सर दिखने में? तो अगर अपने बात करें तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ डिस्कशन बता दिया था कि जब CH2O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक लॉन्ग ग्रुप ऑफ कार्बन जुड़ जाए और यहाँ पे CH2O C डबल बॉन्ड O R2 इस तरीके का ग्रुप जुड़ जाए और यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे CH2 नहीं आएगा, CHO और यहाँ पे CH2O P डबल बॉन्ड O OH और O और इसके साथ कोई और ग्रुप X आके जुड़ जाए तो ये क्या बन जाता है बेटा? फॉस्फोलिपिड बन जाता है। अब फॉस्फोलिपिड का जो ये वाला पार्ट होता है, इसके ऊपर चार्ज होता है बेटा। इसके ऊपर क्या होता है बेटा? चार्ज होता है। और चार्ज होने की वजह से, इसके ऊपर चार्ज होता है, चार्ज होने की वजह से ये हिस्सा कैसा होता है? पोलर होता है। इन दोनों के ऊपर किसी भी तरीके का चार्ज नहीं होता, इन दोनों के ऊपर किसी भी तरीके का चार्ज नहीं होता। तो ये दोनों न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल होती है, इसलिए ये कैसी होती है बेटा? नॉन पोलर होती है। तो ये इसकी टेल्स हैं जो कैसी होती हैं बेटा? नॉन पोलर होती है। और जो इसका पोलर वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है बेटा? हेड पार्ट होता है। इज दैट क्लियर बेटा? यहां तक अपने बात कर ली थी। अब उसके अलावा ये जो है वो एक मॉलिक्यूल बन गया। इसको अपने इन जनरल कुछ इस तरीके से शो करते हैं कि ये इसका एक हेड है और हेड कैसा है? पोलर है। और ये इसकी टेल है, ये कैसी है बेटा? नॉन पोलर है। समझ में आ गई बेटा मेरी बात? तो इस तरीके का एक मॉलिक्यूल, एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल बन गया। तो इस तरीके से बहुत सारे फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल एक साथ पास पास आ गए तो एक सिंगल लेयर बन गई। अब इसी के अपोजिट कुछ दूसरे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल अरेंज हो गए इस तरीके से, तो ये क्या बन गया बेटा? बाई लेयर बन गई। और ये इस तरीके से राउंड शेप में बन जाती है तो एक पूरी की पूरी क्या बन गई बेटा? सेल मेम्ब्रेन बन गई। अब इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की सेम होती है। वो अपने सेल बायोलॉजी वाले चैप्टर में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि उसके कौन कौन से मॉडल थे। सैंडविच मॉडल था, उसके बाद में जो आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था सिंगर निकोलसन वाला, उसके बारे में अपने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो अब मैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, कैसे होती है, वगैरह वगैरह। बाकी कल की क्लास में अपने डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा वो आता है फ्लैजिला। देखो, इफ बैक्टीरिया इज मोटाइल, अगर बेटा बैक्टीरिया मोटाइल है, चल सकता है, तो इसका मतलब उसके पास कोई ना कोई मोटिलिटी वाली स्ट्रक्चर होगी। अब मोटिलिटी वाली स्ट्रक्चर कौन सी होगी सर? मोटिलिटी वाली स्ट्रक्चर का नाम होता है बेटा क्या? फ्लैजिला। क्या होता है बेटा? फ्लैजिला। अब फ्लैजिला की अगर बात करूं तो इट इज ए फीचर ऑफ सिंगल सेल, इट इज ए फीचर ऑफ सिंगल सेल, फीचर ऑफ सिंगल सेल, एक सिंगल सेल का फीचर है। फ्लैजिला एक सिंगल सेल के अंदर मिलता है। अब ये जो सिंगल सेल है ये क्या हो सकती है? इट मे बी प्रोकैरियोटिक, इट मे बी प्रोकैरियोटिक, इट मे बी यूकैरियोटिक। तो फ्लैजिला प्रोकैरियोट्स में भी हो सकता है और यूकैरियोट्स में भी हो सकता है। इट मे बी प्रोकैरियोटिक और इट मे बी यूकैरियोटिक।
तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला भी हो सकता है और यूकैरियोटिक फ्लैजिला भी हो सकता है। अगर बेटा फ्लैजिला कैसा है, प्रोकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला को अगर अपने देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, तो इस प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में आपको 3 पार्ट देखने को मिले। सबसे पहली होती है बेसल बॉडी, उसके ऊपर लगा होता है बेटा हुक, और उसके बाद में यहां से निकला होता है बेटा फिलामेंट। तो ये क्या हो गया, दिस इज बेसल बॉडी, बेसल बॉडी 1 नंबर पे। उसके बाद में ये 2 नंबर पे क्या आ गया, हुक, और ये 3 नंबर पे क्या आ गया बेटा, फिलामेंट। तो बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। तो जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, सॉरी 3 पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी, हुक, ये 2 नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे कौन होता है, हुक, और 3 नंबर पे कौन होता है बेटा आपका, फिलामेंट। तो ये 3 पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। कौन सी प्रोटीन का मिलके बना होता है सर, फ्लैजिलीन प्रोटीन का बन के बना होता है, फ्लैजिलीन प्रोटीन का बना होता है, फ्लैजिलीन प्रोटीन का बना होता है। लेकिन वहीं अगर आप यूकैरियोटिक फ्लैजिला को देखेंगे तो यूकैरियोटिक फ्लैजिला में क्या होता है, जैसे मान लो एक सेल है, इस सेल के ऊपर ये फ्लैजिला लगा हुआ है, तो इस फ्लैजिला के अंदर आपको 2 ही पार्ट देखने को दिखाई देंगे। अब 2 पार्ट कौन कौन से हैं, एक तो वहां पे आपको दिखाई देगी बेसल बॉडी, जो कौन बनाता है, सेंट्रियोल, और बेसल बॉडी में आगे की तरफ आपको दिखाई निकला हुआ देगा इस तरीके से एक्सोनीमा। तो ये एक्सोनीमा, ठीक बात है। और उसके ऊपर होती है सेल मेम्ब्रेन। तो यूकैरियोटिक फ्लैजिला के कितने पार्ट होते हैं बेटा, 2 ही होते हैं, एक बेसल बॉडी होती है, दूसरा एक्सोनीमा होता है। समझ में आ गया बेटा मेरी बात। अच्छा, ये कौन सी प्रोटीन के बना होता है, देखो एक प्रोटीन होती है बेटा ट्यूबुलिन, जिससे स्पिंडल फाइबर भी बनते हैं, ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन नाम की एक प्रोटीन होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन अरेंज होकर बनाती है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल। और माइक्रोट्यूब्यूल जब 9+2 के अरेंजमेंट में सेट हो जाती है तो बन जाता है बेटा आपका एक्सोनीमा। क्या बन जाता है, एक्सोनीमा। तो ये बेटा आपने यूकैरियोटिक सेल में डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लैजिला की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये भी आपको सेल वाले चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूँ। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में आपको बस एक ही बात, 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। दूसरी बात, 3 पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। अब बेसल बॉडी में कई प्लेट्स होती हैं, एस प्लेट वगैरह वगैरह, बट उस पर अपने को नहीं जाना, वो बहुत डिटेल्ड पार्ट है, वो अपने काम की बात नहीं है। तो ये बेटा आपका प्रोकैरियोटिक का फ्लैजिला यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो प्रोकैरियोटिक के फ्लैजिला से रिलेटेड आपको सिर्फ इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है कि बैक्टीरिया मोटाइल है तो फ्लैजिला होगा, सिंगल सेल का फीचर है फ्लैजिला, मोटिलिटी के लिए होता है। अब प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी होता है। प्रोकैरियोटिक का फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, 3 पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। और यूकैरियोटिक का जो फ्लैजिला होता है वो 2 पार्ट का बना होता है, बेसल बॉडी और एक्सोनीमा। एक्सोनीमा के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो 9+2 के फॉर्म में होता है। चलिए, उसके बाद में अपने फ्लैजिला के आधार पे अपने देखा भी था, देखो अगर प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है और उसके ऊपर फ्लैजिला एब्सेंट है, फ्लैजिला एब्सेंट है, तो वो होती है ए ट्राइकस, जिसके ऊपर फ्लैजिला एब्सेंट हो। ये क्लासिफिकेशन अपने पढ़ चुके हैं ना, कि अगर फ्लैजिला एब्सेंट है तो उसको क्या बोल देंगे, ए ट्राइकस। और अगर बेटा जी फ्लैजिला प्रेजेंट है तो फ्लैजिला कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, सिफेलोट्राइकस है, एम्फिलोफोट्राइकस है, लोफोट्राइकस है, ठीक है, पेरीट्राइकस है। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो वो बेटा आपने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब मैं दोबारा यहाँ पे डिस्कस करना सही नहीं समझता। हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था बैक्टीरिया का तो उसमें मैंने आपको बता दिया था एट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, उसके अलावा एम्फिलोफोट्राइकस। तो उन सब के बारे में अपने बात कर ली थी, तो अब यहाँ पे दोबारा बात नहीं करेंगे। चलो, उसके बाद में कौन आता है बेटा, पिलाई और फिम्ब्रे। पिलाई और फिम्ब्रे, तो पिलाई और फिम्ब्रे क्या होता है। सबसे पहले अगर अपने पिलाई और फिम्ब्रे की बात करें तो अगर आप बैक्टीरिया को देखोगे तो बैक्टीरिया के अंदर आपको इस तरीके से ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर निकली हुई दिखाई देगी, इनको क्या बोलते हैं बेटा, पिलाई। और उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में आपको इस तरीके से ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी,
इनको क्या बोलते हैं? फिम्ब्रे। क्या बोलते हैं बेटा? फिम्ब्रे। अगर अपने पिलाई की बात करें तो ये इनकी शेप जो होती है वो कैसी होती है बेटा? ट्यूबुलर शेप होती है। कैसी शेप होती है? ट्यूबुलर शेप इनकी शेप होती है। अगर फिम्ब्रे की बात करें तो जो ब्रश होता है आपका, ब्रश जैसे टूथ ब्रश होता है, तो टूथ ब्रश के अंदर जो ब्रिसल होते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है बेटा? ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होती है। ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर इसकी होती है। जो पिलाई होती हैं वो लेस इन नंबर होती हैं बेटा, लेस इन नंबर। नंबर जो पिलाई का होता है वो कम होता है, सेल का ही एक्सटेंशन होते हैं। और ये मोर इन नंबर, मोर इन नंबर। देखो पिलाई का काम क्या होता है, जैसे मान लो ये एक बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया क्या करता है, मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा रिप्रोडक्शन होता है जिसको कॉन्जुगेशन बोला जाता है। तो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से पिलाई के थ्रू जुड़ जाता है ऐसे, और एक ट्यूब बना लेता है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। कॉन्जुगेशन ट्यूब। और इस कॉन्जुगेशन ट्यूब की हेल्प से ये अपना प्लाज्मिड जो है वो एक सेल से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देता है। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्जुगेशन। तो एक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो आप ये बोल सकते हो कि जो पिलाई होती है वो हेल्प इन कॉन्जुगेशन, हेल्प इन कॉन्जुगेशन। ठीक बात है। उसके बाद में अगर अपने ब्रिसल की बात करें तो मान लीजिए बेटा ये एक चट्टान है, ये एक चट्टान है। इस चट्टान पे बैक्टीरिया जुड़ना चाहता है, चिपकना चाहता है। या मान लो ये कोई एनिमल है, ये मान लो बेटा कोई क्या है? एनिमल है या प्लांट बॉडी है, एनिमल और प्लांट बॉडी है। तो इस पे जुड़ना चाहता है तो बैक्टीरिया क्या करेगा, अपने जो फिम्ब्रे होते हैं, फिम्ब्रे की हेल्प पे जुड़ जाएगा। ये क्या है? फिम्ब्रे। तो फिम्ब्रे की हेल्प से चिपक जाएगा। तो एडहेसिवनेस प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को अपने होस्ट से या किसी भी सरफेस से चिपकने के लिए। टू स्टिक विद सरफेस और होस्ट। तो होस्ट या किसी सरफेस से चिपकने के लिए जो स्टिकीनेस होती है वो कौन प्रोवाइड करता है? फिम्ब्रे। तो फिम्ब्रे चिपकने में हेल्प करता है। फिम्ब्रे किस में हेल्प करता है बेटा? चिपकने में हेल्प करता है। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं बेटा, बोथ हैव नो रोल इन मोटिलिटी। मोटिलिटी में इनका कोई फंक्शन नहीं है, यानी कि सेल की मूवमेंट में सेल एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी, उसमें इनका कोई रोल नहीं है। कुछ सेल्स में पिलाई होती है, कुछ में नहीं होती, कुछ में फिम्ब्रे होते हैं, कुछ में नहीं होते। समझ में आया बेटा मेरी बात? उसके बाद में अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो पिलाई और फिम्ब्रे सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। पिलाई और फिम्ब्रे सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अपने स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रख रहे हैं बेटा, क्योंकि लेक्चर फिर क्या है कि अभी अपने मोनेरा पढ़ा है तो थोड़ी सी स्पीड अपने बढ़ा रहे हैं, ताकि ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा, क्योंकि इतनी चीज़ें आपके लिए सफिशिएंट है। नीट के एग्ज़ाम तक इतनी चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत सफिशिएंट है। उसके बाद में कौन आता है बेटा? मीजोसोम। कौन आता है बेटा? मीजोसोम। क्या होता है मीजोसोम? ध्यान से सुनना। ये सेल वॉल है बैक्टीरिया की, ग्रीन वाली, और ये सेल मेम्ब्रेन है। अब ये सेल मेम्ब्रेन या तो इस तरीके से एक गोल राउंड स्ट्रक्चर की फॉर्म में अंदर की साइड फोल्ड हो गई, या फिर बेटा ये ऐसी एक ट्यूब की फॉर्म में फोल्ड हो गई, या फिर बच्चे ये इस तरीके से ट्यूब्स की एक लेयर बना लेगी। तो बैक्टीरिया के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ एक्सटेंड हो जाती है। और कहाँ मिलता है मीजोसोम? जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं के अंदर मिलता है। क्या होते हैं बेटा? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हीं के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं पढ़ेंगे बेटा अपने आगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। उसके बाद में क्या होते हैं? मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग और एक्सटेंशन से बनते हैं।
मेम्ब्रेन अंदर की साइड फोल्ड हो जाती है, उससे बनता है बेटा आपका क्या, मीजोसोम। क्या बनता है बेटा, मीजोसोम। अब मीजोसोम 3 तरीके की शेप का हो सकता है। अगर राउंड है तो वेसिकल होगा, राउंड है तो क्या होगा, वेसिकल होगा। अगर ट्यूब की फॉर्म में है तो ट्यूबुलर हो सकता है, ट्यूब की फॉर्म में है तो कैसा होगा बेटा, ट्यूबुलर होगा। और अगर बेटा ट्यूब्स की एक लेयर बन रही है तब लेमिला के फॉर्म में होगा। तो बेटा जी मैंने यहाँ पे तीनों आपको बना के दिखाए हैं, हालांकि एक बैक्टीरिया में एक ही टाइप का होगा, 1, 2 और ये 3। तो ये क्या है बेटा, वेसिकल की फॉर्म में, ये किसकी फॉर्म में, ट्यूबुल की फॉर्म में, और ये किसकी फॉर्म में, लेमिला की फॉर्म में। तो या तो मेम्ब्रेन वेसिकल की फॉर्म में फोल्ड हो जाएगी, या फिर ट्यूब्यूल की फॉर्म में फोल्ड हो जाएगी, या फिर बेटा एक लेमिला की फॉर्म में फोल्ड हो जाएगी। तो 3 तरीके का मीजोसोम आपको मिल सकता है। अब इस पे होता क्या है, सबसे पहली बात, इसका रोल क्या है सर। सम एंजाइम फॉर रेस्पिरेशन अटैच ऑन मीजोसोम। बहुत सारे जो मीजोसोम होते हैं, मीजोसोम के ऊपर रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम लगे होते हैं। रेस्पिरेशन के लिए क्या लगे होते हैं बेटा, एंजाइम। तो जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके एंजाइम कहाँ होते हैं बेटा, आपके मीजोसोम के ऊपर होते हैं। तो मीजोसोम के ऊपर जब एंजाइम होते हैं तो इस वजह से ये रेस्पिरेशन ऑफ बैक्टीरिया में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन ऑफ बैक्टीरिया में। तो यहां से बेटा मैं एक पॉइंट लिख सकता हूं, देखो यूकैरियोटिक सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन किस पे डिपेंड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया पे। अरे यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन कराते हैं, और प्रोकैरियोटिक में कौन करा रहा है, मीजोसोम। तो दोनों का काम क्या हो गया, सिमिलर। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड मीजोसोम, मीजोसोम ये जो दोनों है बेटा, ये सिमिलर इन फंक्शन। दोनों का काम जो है वो कैसा है बेटा, सेम है। दोनों का काम कैसा है बेटा, सेम है। तो ये पहला पॉइंट हो गया, इसके ऊपर रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम मिलते हैं। अब देखो बेटा, ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में। कैसे सर, ध्यान से देखो। अगर अपने बात करें, मान लीजिए ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है, तो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन के लिए क्या चाहिए आपको, NAG चाहिए, NAM चाहिए, और क्या चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए। तो इन सब को बाहर की तरफ सिक्रेट किया जाएगा तभी तो सेल वॉल बनेगी। अरे इन सब को बाहर की तरफ सिक्रेट करेगा तो सिक्रेट करेगा तभी तो सेल वॉल चाहिए, सेल वॉल बनेगी। और इनको बाहर की तरफ सिक्रेट करने का काम कौन करता है बेटा, मीजोसोम। कौन करता है बेटा, मीजोसोम। क्योंकि मीजोसोम किस में हेल्प करता है, देखो तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है, सिक्रेशन। क्या लिखा है बेटा, सिक्रेशन। तो मीजोसोम सिक्रेशन करता है सब्सटेंसेस का, और जब बाहर की तरफ वो सिक्रेशन करेगा तो वो क्या बना देगा, सेल वॉल बना देगा। क्या बना देगा बेटा, सेल वॉल बना देगा। तो दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, और तीसरा पॉइंट भी आपको गो थ्रू हो गए होंगे। चौथा पॉइंट देखो, मान लो बेटा क्या होता है, जैसे मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन का ये अंदर की तरफ जो एक्सटेंशन है, और इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, इसके ऊपर आपका बेटा जाके जुड़ जाता है न्यूक्लियोइड। बैक्टीरिया का जो मेन जीनोमिक DNA होता है वो इसके साथ जाके जुड़ जाता है। कैसे सर, ऐसे ये गया और ये इसके ऊपर जाके चिपक गया। यहाँ पे आने के बाद ये बेटा अपनी कॉपी बना लेता है, ये अपनी कॉपी बना लेता है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया जो होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर इस तरीके से 2 मीजोसोम बन जाएंगे फिर। तो एक तो यहीं रह जाएगा, दूसरा इधर चला जाएगा, और बैक्टीरिया क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। तो इस तरीके से बैक्टीरिया क्या करता है, सेल DNA रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। DNA रेप्लिकेशन के लिए जो साइट होती है वो कौन होती है, मीजोसोम होती है। DNA रेप्लिकेशन कहाँ होता है, मीजोसोम के ऊपर होता है, बैक्टीरिया के अंदर। अच्छा, अगर बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन हो गया तो उसके तुरंत बाद क्या होगा, सेल डिवीजन। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि बैक्टीरिया में जो रेप्लिकेशन होता है वो जस्ट प्रायर टू डिवीजन होता है, डिवीजन से जस्ट पहले होता है। तो डिवीजन अगर रेप्लिकेशन हो गया, इट मीन्स इसके तुरंत बाद क्या होने वाला है, इसके तुरंत बाद सेल क्या करने वाली है, डिवाइड करने वाली है। तो यहाँ पे सेल क्या कर जाएगी बेटा, डिवाइड कर जाएगी। यहाँ पे सेल क्या कर जाएगी बेटा, डिवाइड कर जाएगी। तो 2 सेल्स बन जाएगी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो बैक्टीरिया होता है
वो सेल डिवीजन, जो मीजोसोम होता है वो सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। तो 5 रोल बेटा मैंने आपको बताए कि जो मीजोसोम होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है, मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग और एक्सटेंशन होता है, डिफरेंट शेप होती है, वेसिकल, ट्यूबुलर और लेमिलर। उसके अलावा रोल कहाँ कहाँ होता है, रेस्पिरेशन में इसका रोल होता है, उसके अलावा सेल वॉल फॉर्मेशन में, सिक्रेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में और सेल डिवीजन में। इन सारी चीज़ों में किसका रोल आता है बेटा, आपका मीजोसोम का रोल आता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे अपने चलते हैं, क्रोमेटोफोर। सो व्हाट इज क्रोमेटोफोर? देखो, कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है और इस फोल्डेड मेम्ब्रेन के ऊपर क्या जाके लग जाते हैं बेटा, पिगमेंट। क्या लग जाते हैं बेटा, पिगमेंट लग जाते हैं। और ये पिगमेंट इस बैक्टीरिया को फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो क्रोमेटोफोर भी क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये भी मीजोसोम की तरह क्या है, इनफोल्डिंग है, लेकिन मीजोसोम के ऊपर पिगमेंट नहीं होते और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और पिगमेंट प्रेजेंट होंगे तो जब इसके ऊपर सनलाइट वगैरह पड़ेगी, जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो ये क्या करेगा बेटा, फोटोसिंथेसिस करेगा। क्या करेगा बच्चे, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो बेटा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्रोमेटोफोर क्या होता है, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होगी, उसके ऊपर क्या लग गए, पिगमेंट लग गए। पिगमेंट लगने की वजह से अब जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी वो पिगमेंट क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे और वहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, बैक्टीरिया के अंदर। जिन बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस होता है उनके अंदर मेम्ब्रेन अंदर की साइड फोल्ड होकर क्रोमेटोफोर का फॉर्मेशन करती है। किस में मिलता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मिलता है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। देखो, अगर आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकोइड्स पढ़ी होंगी। और अगर आपको याद हो तो थाइलाकोइड्स की मेम्ब्रेन पर क्या लगे होते हैं, पिगमेंट, क्वांटासोम्स। और क्वांटासोम्स के अंदर क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं। तो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पर क्वांटासोम होते हैं और क्वांटासोम में क्या होते हैं, पिगमेंट। तो यहाँ पे भी तो मेम्ब्रेन पे क्या लगे हुए हैं, पिगमेंट। तो सेम ही काम है। तो दोनों का काम क्या है, सेम है। दोनों का काम क्या है बेटा, सेम है। तो ये दोनों का जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है, सिमिलर होता है। दोनों का फंक्शन कैसा होता है बेटा, सिमिलर होता है। अब देखो, अब फोटोसिंथेसिस होना स्टार्ट हो गया। देखो शुरू शुरू में जो बैक्टीरिया आए थे, शुरू शुरू में क्या आए थे, बैक्टीरिया आए थे, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता था। आर्कीबैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर पल्पल बैक्टीरिया जो होते थे उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता था, कीमोसिंथेसिस होता था। लेकिन क्रोमेटोफोर के आने की वजह से यहाँ पे प्लांट जैसे प्लांट के एंसेस्टर बनने लग गए। साइनोबैक्टीरिया जो थे उनको प्लांट का एंसेस्टर माना जाता है। बहुत सारे पिगमेंट इनके अंदर ऐसे होते हैं जो हाइयर प्लांट्स में मिलते हैं। बहुत सारे पिगमेंट इनके अंदर ऐसे होते हैं जो हाइयर प्लांट्स में मिलते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए मिल रहा है तो इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, यूकैरियोट्स के साथ एक रिलेशन बना रहे हैं। तो क्रोमेटोफोर की जो प्रेजेंस है वो ये शो करती है कि जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं, और जो आपके हाइयर प्लांट्स हैं उनके अंदर भी क्लोरोफिल ए मिल रहा है, साइनोबैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल ए मिल रहा है। इसका मतलब इन प्लांट्स का जो एंसेस्टर है वो कौन है, साइनोबैक्टीरिया है। आज के टाइम में जो यूकैरियोटिक एडवांस प्लांट है उनका एंसेस्टर कौन है, साइनोबैक्टीरिया है। तो इस तरीके से ये कनेक्टिंग लिंक का काम करता है बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। उसके बाद में मैंने क्या लिखा है, मीजोसोम और क्रोमेटोफोर में डिफरेंस बता देता हूँ। मीजोसोम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होते हैं, क्रोमेटोफोर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होते हैं। उसके अलावा मीजोसोम किस किस में हेल्प कर रहा था, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा था, सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा था। और क्रोमेटोफोर किस में हेल्प करता है बेटा, फोटोसिंथेसिस में करता है। समझ में आ रहा होगा बेटा सबको। चलो, उसके बाद में न्यूक्लियोइड। क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोइड। अब न्यूक्लियोइड में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे मान लो बेटा ये बैक्टीरिया है, ठीक है। ये बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे अंदर क्या आ गई, सेल मेम्ब्रेन आ गई। अब इसके अंदर क्या है, ये डीएनए पड़ा है। ये क्या पड़ा है, डीएनए। तो इसका जो मेन जीनोमिक डीएनए है, मेन जीनोमिक डीएनए प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में बैक्टीरिया का डीएनए पड़ा है। और कैसा पड़ा है बेटा, नेक्ड।
नेक्ड मतलब उसके ऊपर नो मेम्ब्रेन, वहां पे कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है नहीं है, कोई भी मेम्ब्रेन है प्रेजेंट है नहीं है। और मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से इसको क्या बोल दिया जाता है, न्यूक्लियोइड या इनसिपिएंट न्यूक्लियस या फॉल्स न्यूक्लियस, फॉल्स न्यूक्लियस। ठीक है, जैसा नाम से भी पता चलता है प्रो कैरियोटिक, प्रो मतलब पुराना, कैरियोन, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, तो जिसमें पुराने टाइप का लगभग लगभग पुराने टाइप का न्यूक्लियस हो, तो ये पुराने टाइप का न्यूक्लियस है। अच्छा, उसके बाद में ऑल एसेंशियल जीन फॉर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए जितने भी जीन्स चाहिए वो सारे के सारे, ऑल एसेंशियल जीन फॉर बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन, आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो सारे के सारे जीन क्या होते हैं, न्यूक्लियोइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, मेन जीनोमिक डीएनए। ये बैक्टीरिया का मेन जीनोमिक डीएनए है। बैक्टीरिया का क्या है बच्चे, मेन जीनोमिक डीएनए है। तो इसके अंदर सारे के सारे जो एसेंशियल जीन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इसको मेन जीनोमिक डीएनए बोला जाता है। तीसरी चीज ध्यान से सुनना बच्चे, देखो डीएनए जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव, और नेचर इसका होता है एसिडिक। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती है, नॉन हिस्टोन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और नॉन हिस्टोन प्रोटीन कौन सी होती है, पॉलीअमाइंस, पॉलीअमाइंस, पॉलीअमाइंस प्रेजेंट होती है। और ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। और नेचर इनका जो होता है बेसिक, नेचर इनका कैसा होता है, बेसिक। आप 12th क्लास में पढ़ोगे कि जो डीएनए होता है, बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो इस तरीके से लार्ज सर्कुलर लूप्स में अरेंज होता है, लार्ज सर्कुलर लूप्स में अरेंज होता है, जिसके बीच बीच में इस तरीके से नॉन स्टोन प्रोटीन लगी होती है। तो ये जो व्हाइट कलर से बनाया है ये तो क्या है बेटा, डीएनए। ये जो व्हाइट कलर से बनाया है ये तो कैसा क्या है बेटा, डीएनए। और ये जो बेटा मैंने रेड कलर से बनाया है ये क्या है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन है। और ये जो बेटा मैंने व्हाइट कलर से बनाया ये क्या है बेटा, डीएनए है। अब इसमें एक खास बात देखो, ये डीएनए होता कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड होता है बेटा, डबल स्ट्रैंडेड होता है। यानी कि इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं। मतलब सर, जैसे ये देखो, ये एक डीएनए बनाया मैंने, ये कैसा है बेटा, डबल स्ट्रैंडेड है। कैसा है बेटा, डबल स्ट्रैंडेड है। यहाँ पे देखो बेटा, ये कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। लेकिन अभी ये कैसा है, लीनियर है। कैसा है बेटा, लीनियर है। लेकिन इसके अंदर आप देखो पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है, तो इसके अंदर जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। कैसा होता है बेटा, सर्कुलर होता है, गोल होता है। तो अगर इसी को मैं इस तरीके से अरेंज कर दूं, तो ये क्या बन गया बेटा, ये सर्कुलर बन गया। क्या बन गया बेटा, सर्कुलर। तो इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर, और ये इसका क्रोमोसोम होता है सिंगल क्रोमोसोम की फॉर्म में होता है, इसी को क्रोमोसोम बोल दिया जाता है। और सिंगल क्रोमोसोम है, तो सिंगल क्रोमोसोम है तो सेल कैसी होगी, हैप्लॉइड। इसीलिए अपने बैक्टीरिया को क्या मानते हैं बेटा, हैप्लॉइड मानते हैं, अगुणित मानते हैं। तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, इन माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा एक्सेप्शन है भाई, बाकी सारे बैक्टीरिया में जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है न्यूक्लियोइड के अंदर। लेकिन जो माइकोप्लाज्मा होता है बेटा, माइकोप्लाज्मा के अंदर जो डीएनए होता है आपका वो कैसा होता है, लीनियर। कैसा डीएनए होता है, लीनियर होता है, डबल स्ट्रैंड होता है।
लीनियर होता है और कैसा होता है बेटा, डबल स्ट्रैंड लीनियर डीएनए होता है कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो इस तरीके से माइकोप्लाज्मा के अंदर लीनियर और डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर सिंगल क्रोमोसोम हैप्लॉइड डीएनए होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि डीएनए कैसा होता है, सिंगल डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए होता है, सिंगल क्रोमोसोम की फॉर्म में होता है, इसलिए बैक्टीरिया को अपने क्या मानते हैं, हैप्लॉइड मानते हैं। दूसरी बात, इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके अंदर प्रोटीन्स कौन सी होती है, तो नॉन स्टोन प्रोटीन्स होती है। नॉन स्टोन प्रोटीन्स के ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, और बेसिक होता है नेचर। कैसा होता है बेटा, बेसिक होता है, क्योंकि उसमें बेसिक अमीनो एसिड्स ज़्यादा होते हैं। बेसिक अमीनो एसिड ज़्यादा होने की वजह से जो नॉन स्टोन प्रोटीन का नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। तो वो जो डीएनए का एसिडिक नेचर है और जो उसका नेगेटिव चार्ज है उसको बैलेंस आउट कर देता है। क्लियर है बच्चा सबको? चले, उसके बाद में अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि आपके अभी इस क्लास में इतना ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें इसके बारे में बता देता हूँ। देखो बेटा, ये जैसे बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के अंदर ये इसका मेन जीनोमिक डीएनए है जिसको अपने बोल दिया न्यूक्लियोइड। अब यार कुछ बैक्टीरिया को लगा कि यार अपने को कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा जीन भी चाहिए, भी लाइफ के लिए अपने को सब कुछ ही चाहिए, ठीक है। एसेंशियल जीन तो सारी चाहिए, लेकिन अपने कुछ अडेप्टेशन भी तो करें। मान लो इस पे एंटीबायोटिक डाल दी, बैक्टीरिया मर गया, बैक्टीरिया को लगा यार ये क्या मामला हुआ, मैं तो पैदा हुआ, पैदा होते किसी ने एंटीबायोटिक डाल दिया, अपने तो मर गए, क्या करे, क्या किया जाए। तो बैक्टीरियाज ने क्या किया, अपने अंदर एक अलग से एक डीएनए विकसित किया, अलग से एक डीएनए स्ट्रैंड विकसित किए, और उन डीएनए स्ट्रैंड्स को क्या बोला गया बेटा, प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड के बारे में पहली खास बात सुनो, क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल होता है। क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल होता है, मतलब इसका पार्ट नहीं है, ये न्यूक्लियोइड का पार्ट नहीं है। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, सर्कुलर होता है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है। तो एनसीईआरटी ने 12वीं क्लास की एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ है, रिंगलेट्स। एक बार क्वेश्चन आ गया था बेटा, रिंगलेट्स क्या होती है। तो जो स्मॉल सर्कुलर डीएनएज होते हैं प्लाज्मिड की फॉर्म में, उनको क्या बोला जाता है, रिंगलेट्स बोला जाता है। 12th क्लास के बायोटेक्नोलॉजी में पहले एक साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर, वहां पे उसका नाम लिखा हुआ है रिंगलेट्स। बाकी पूरी किताब में कहीं पे भी रिंगलेट्स नाम मेंशन नहीं है। तो साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से पहले, लिविंग वर्ड से पहले एक साइंटिस्ट दिया हुआ है, अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर, जिसको 20वीं सदी का डार्विन बोला जाता है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो साइंटिस्ट के इंट्रोडक्शन से कई बार कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होता। तो ध्यान से सुनना बेटा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। उसके अलावा अगर अपने बात करें, ये जो डीएनए होता है बेटा, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब डू नॉट डिपेंड ऑन न्यूक्लियोइड फॉर रेप्लिकेशन। यानी कि अगर इसको अपनी कॉपी बनानी है, अगर इसको अपनी कॉपी बनानी है, तो बेटा जी ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, आपके न्यूक्लियोइड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आ गई बेटा बात। अब इसका फंक्शन सुन लो बेटा। फंक्शन की अगर अपने बात करें, अगर इसके फंक्शंस के बारे में अगर अपने बात करें कि फंक्शन क्या क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये बैक्टीरिया को प्रोवाइड करता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। उसके बाद में यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में इसको एज ए क्लोनिंग वेक्टर की फॉर्म में भी यूज किया जाता है। कैसे सर, ध्यान से सुनना बेटा। मान लीजिए बेटा ये बैक्टीरिया है और इसके अंदर कोई प्लाज्मिड नहीं है, सिर्फ इसका न्यूक्लियोइड है।
ठीक है, आपने एक एंटीबायोटिक डाली पेनिसिलिन। पेनिसिलिन डालते ही भाई साहब के अंदर क्या होगी, जो क्रॉस लिंकिंग थी वो ब्रेक होगी। क्रॉस लिंकिंग ब्रेक होती भाई साहब तो चल बसे। अरे यस और नो। तो इस बैक्टीरिया के जो पोते पोती थे उन्होंने दिमाग लगाया कि यार ये तो क्या किया, दादाजी के साथ गलत किया गया। अरे पोते पोती नहीं होते, वैसे मजाक कर रहा हूँ कि सर इसके पोते पोती कैसे हो गए। तो कुछ बैक्टीरियाज ने अपने आप को एंटीबायोटिक से बचाने के लिए अपने अंदर कुछ स्पेशल टाइप की जीन डेवलप की। कुछ स्पेशल टाइप की क्या डेवलप की बेटा, जीन डेवलप की, और उन जीन्स को बोला गया प्लाज्मिड। तो बैक्टीरियाज ने अपने अंदर, मान लीजिए इस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड है, और उस प्लाज्मिड के अंदर एक स्पेशल टाइप की जीन है जो है पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। अब ये पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस जीन से कोई जो प्रोडक्ट बन रहा है, इस जीन का जो प्रोडक्ट है वो क्या कर सकता है, कैन रेजिस्ट पेनिसिलिन। जो पेनिसिलिन का जो इफेक्ट होता है उसको खत्म कर सकता है। तो अगर बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोडक्ट बनेगा, ये पी बन गया, प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट अब पेनिसिलिन को काम है नहीं करने देगा। तो बताओ बैक्टीरिया अब एंटीबायोटिक से मरेगा क्या, नहीं मरेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास एक एक तरीका आ गया खुद को किससे बचाने का, एंटीबायोटिक से बचाने का। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बैक्टीरिया को बचाती है एंटीबायोटिक से, और वो कहाँ होती है, प्लाज्मिड के ऊपर होती है। चलो, वहां पे मैंने बेटा एक वर्ड लिखाया है क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, मान लीजिए मेरे को क्या करना है, मेरे को इस सेल में, ये कोई सेल है, इस सेल में ये जीन पहुंचानी है, येलो वाली। अब येलो वाली जीन पहुंचानी है, और इस येलो वाली जीन को पहुंचाने के लिए मेरे को कोई ना कोई ऐसा चाहिए, कोई ऐसा डीएनए फ्रेगमेंट चाहिए जो इसको इस सेल के अंदर लेके जा सके। तो मैं क्या करूँगा, मैं प्लाज्मिड को बाहर निकालूंगा। तो ये बेटा मैंने प्लाज्मिड को बाहर निकाला, ठीक है, और किसी तरीके से इस प्लाज्मिड के साथ इस येलो वाली जीन को जोड़ दूंगा। तो इस प्लाज्मिड के साथ मैंने इस जीन को क्या कर दिया बेटा, जोड़ दिया, और अब इसको क्या करा दूंगा, इस सेल के अंदर एंटर करा दूंगा। इस प्लाज्मिड को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक है, अभी आपको अगर नहीं समझ में आए कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, 12th क्लास में आप डिटेल से पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी में। तो इस जीन को इस सेल के अंदर लेके कौन गया, प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या हो गया बेटा, वेक्टर हो गया। क्या हो गया बेटा, वेक्टर। एनसीईआरटी एक एग्जांपल भी लिखती है, जैसे मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से। किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से। तो प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी तक कौन पहुंचाता है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो प्लाज्मिड का क्या हो गया, वेक्टर, सॉरी प्लाज्मोडियम का क्या हो गया, वेक्टर हो गया। समझ में आ गया ना। कुछ बच्चे फाज्मिड भी पूछ रहे थे कल कमेंट में। तो फाज्मिड बेटा प्लाज्मिड का ही एक एडवांस फॉर्म होती है, और कुछ एस्पेक्ट में जो एनिलिड्स होते हैं उनकी जो टेल वाला पार्ट होते हैं वहाँ पे कुछ सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, उनको भी फाज्मिड्स बोलते हैं। और कुछ स्पेशल टाइप के इंसेक्ट्स भी होते हैं जिनको भी फाज्मिड्स बोला जाता है। ठीक बात है, तो वो आप चेक कर लेंगे अपने 12th क्लास में, डिटेल से पढ़ेंगे फाज्मिड क्या होता है डीएनए के एस्पेक्ट में भी। उसके बाद में आर प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड, कोल प्लाज्मिड, स्यूडोमोनास पिटूडा के अंदर डीजनरेटिव प्लाज्मिड होता है। तो मैं इनके सारे के टाइप पढ़ा देता हूँ। आर प्लाज्मिड क्या होता है, रेजिस्टेंट प्लाज्मिड। रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, ऐसा प्लाज्मिड जो क्या करता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देता है, उसको क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। समझ में आ गया, अभी अभी बताया, जैसे पेनिसिलिन के लिए रेजिस्ट कर रहा था तो वो पेनिसिलियन रेजिस्टेंस प्लाज्मिड हो गया। एक होता है टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ये क्या होता है सर, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करता है, उसके अंदर मान लीजिए ये प्लाज्मिड है, तो ये क्या करता है, प्लांट्स की ऊपर अटैक करता है और प्लांट्स की सेल में अपना प्लाज्मिड भेज देता है। अब ये प्लांट्स की सेल में जाने के बाद ये प्लाज्मिड क्या करता है,
प्लांट की सेल में तेजी से ग्रोथ कराता है, और प्लांट की सेल्स में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की वजह से अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है जिसको बोलते हैं ट्यूमर। एक तरीके से आप इसको प्लांट का कैंसर भी बोल सकते हो। जैसे ह्यूमन के अंदर अगर अनकंट्रोल या किसी एनिमल में अगर अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है तो वो कैंसर है, उसी तरीके से प्लांट में भी अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की वजह से मास ऑफ सेल बन रहा है उसको क्या बोलते हैं? ट्यूमर। तो इस ट्यूमर क्यों बना ये ट्यूमर? क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया ने एक स्पेशल तरीके का प्लाज्मिड भेजा जिसको क्या बोलते हैं? टीआई प्लाज्मिड। ये भी बेटा आपके 12th क्लास का पार्ट है। उसके बाद में एक एफ प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड फर्टिलाइजिंग प्लाज्मिड। सर ये क्या कहानी है? अभी अभी तूने पढ़ा था बच्चे कि एक बैक्टीरिया पिलाई की हेल्प से कॉन्जुगेशन ट्यूब बना रहा था और दूसरे बैक्टीरिया में अपना प्लाज्मिड भेज रहा था। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बस उसी को क्या बोलते हैं? एफ प्लाज्मिड। ऐसा प्लाज्मिड जो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है उसको क्या बोलते हैं? एफ प्लाज्मिड। उसके बाद में कोल प्लाज्मिड। कुछ बैक्टीरिया जैसे होते हैं जिनके अंदर एक स्पेशल टाइप का प्लाज्मिड होता है जिसके अंदर से एक केमिकल बनता है कोलिसिन। कोलिसिन। अब कोलिसिन क्या होता है? कोलिसिन एक टॉक्सिन होता है, जहर होता है जो किल अदर बैक्टीरिया, अदर बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, अदर बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो अदर बैक्टीरिया को मारने के लिए एक कोलिसिन नाम का केमिकल होता है। तो एक बैक्टीरिया अपने आसपास जो दूसरे बैक्टीरिया आ रहे हैं उनको मारने के लिए कोलिसिन केमिकल बनाता है, और ये कोलिसिन कौन बनाता है? कोल प्लाज्मिड। उसके अलावा एक बैक्टीरिया होता है बेटा स्यूडोमोनास प्यूटिडा, उसके अंदर डीजनरेटिव प्लाज्मिड होता है। क्या होता है? डीजनरेटिव प्लाज्मिड होता है। और ये डीजनरेटिव प्लाज्मिड क्या करता है? ब्रेक ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स क्या होता है? जैसे मान लो बेटा जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उनके अंदर तेल निकलता रहता है वहां से, या समुद्र के अंदर से कोई ऐसा जगह है जहाँ से तेल निकाला जा रहा है, ऑयल निकाला जा रहा है ज़मीन से, तो वो ऑयल समुद्र के पानी में भी तो जा रहा है, और वो पानी में जा रहा है तो उसको वो ऑयल ऊपर ही ऊपर रहेगा, तो वो नीचे ऑक्सीजन नहीं जाने देगा। तो नेचर ने क्या तरीका निकाला? नेचर ने कहा कुछ बैक्टीरियाज को स्पेशल टाइप का प्लाज्मिड दे दिया, डीजनरेटिव प्लाज्मिड, जो उन ऑयल स्पिल्स को, जो वो ऑयल निकलता है ना पानी के ऊपर, उस ऑयल स्पिल को ब्रेक कर देता है। उस ऑयल स्पिल को क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। तो ये होता है स्यूडोमोनास प्यूटिडा के अंदर। तो ये बेटा आपके टाइप ऑफ प्लाज्मिड हो। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक के अगर बारे में अपने बात करें तो वो कौन आता है? राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है बच्चे? राइबोसोम के अगर बारे में बात करें तो प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट्स। अगर अपने बात करें तो बैक्टीरिया के जो राइबोसोम के कितने टाइप होते हैं बेटा? 2 टाइप्स। तो वो जो 2 टाइप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो 70S होता है, और एक कौन सा होता है बेटा आपका? 80S होता है। समझ में आ गई बेटा बात? तो 70S प्रोकैरियोट्स में भी मिलता है एंड यूकैरियोट्स में भी मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यूकैरियोट्स में, सर यूकैरियोट्स में कहाँ मिलता है? यूकैरियोट्स का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, और कहाँ मिलता है सर? उसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है उनके अंदर क्या मिलता है बेटा आपका? 70S राइबोसोम मिलता है। 80S राइबोसोम कहाँ मिलता है? 80S राइबोसोम केवल और केवल यूकैरियोट्स में होता है। तो एक बार एक सवाल आया हुआ है, यूकैरियोट्स में कौन कौन से राइबोसोम मिलते हैं? तो 70 और 80 दोनों मिलते हैं। प्रोकैरियोट्स में कौन से मिलते हैं? केवल 70 मिलते हैं। प्रोकैरियोट्स में कौन से मिलते हैं? केवल 70S राइबोसोम। सर ये एस क्या है? एस होती है बेटा स्वेडबर्ग यूनिट। क्या होती है बेटा? स्वेडबर्ग यूनिट। अब स्वेडबर्ग यूनिट क्या होती है? इनडायरेक्ट मेजरमेंट होती है ये, इनडायरेक्ट मेजरमेंट होती है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट होती है फॉर मास एंड डेंसिटी। मास और डेंसिटी की इनडायरेक्ट मेजरमेंट होती है। बाकी इसका डिटेल डिस्कशन मैंने सेल वाले चैप्टर में आपके साथ किया था, बहुत डिटेल से एक पूरा लेक्चर दिया था स्वेडबर्ग यूनिट के ऊपर, तो वहां पे आप देख लेना कि स्वेडबर्ग यूनिट क्या है। ठीक है, तो 70S
ATS। 70S किस में होता है? प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। ATS किस में होता है? केवल है यूकैरियोट्स। उसके बाद में अगर अपने बात करें तो राइबोसोम्स हैव 2 यूनिट, हर एक के पास 2 यूनिट होती है। एक तो होती है स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, और एक होती है बच्चे लार्ज सब यूनिट। एक तो होती है स्मॉल सब यूनिट और एक होती है बेटा लार्ज सब यूनिट। अगर अपने बात करें 70S राइबोसोम की, तो 70S की जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो होती है 50S, और जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो होती है 30S। अगर अपने 80S की बात करें तो 80S राइबोसोम के अंदर जो स्मॉल सब यूनिट लार्ज सब यूनिट होती है वो होती है 60S, और यहाँ पे होती है 40S। ठीक बात है। उसके बाद में 50S जो राइबोसोम होता है, 50S राइबोसोम जो 50S सब यूनिट है वो बेटा उसके अंदर एक तो होता है 23S rRNA और एक होता है बेटा 5S rRNA, 5S rRNA। ठीक है, ये 12th का पार्ट है rRNA वगैरह क्या होते हैं। 30S के अगर अंदर अपने बात करूं तो इसके अंदर होता है 16S rRNA। ठीक है, 60S की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 28S rRNA, 5S rRNA और 5.8S rRNA। ये 3 तरीके के RNA इसके अंदर होते हैं। 40S की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 18S rRNA प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इनका डिटेल डिस्कशन आपका MBA में मिलता है कि srRNA का मतलब क्या होता है, rRNA क्या होता है, राइबोसोमल RNA जिसको बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये राइबोसोम को बनाने का काम करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सारे के सारे पूछे हुए क्वेश्चन है, ये सारे के सारे पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक बात है। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हमने। अब राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल बोला जाता है। अब जो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल है कौन है बेटा? राइबोसोम। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कौन होता है बेटा? राइबोसोम होता है। उसके अलावा अगर अपने बात करें कैसे सर, देखिए ये mRNA है बेटा, क्या है बेटा? mRNA। ये इसका 3 प्राइम है और ये इसका 5 प्राइम सिरा है। इसके ऊपर आके जुड़ती है बेटा राइबोसोम की छोटी यूनिट। ध्यान रखना, मान लीजिए अपने प्रोकैरियोट्स की बात करें तो 30S जोड़ देते। राइबोसोम की छोटी यूनिट, राइबोसोम की छोटी यूनिट, एक बार ध्यान से सुन लेना बेटा, राइबोसोम की छोटी यूनिट mRNA से जुड़ती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। वो बच्चा क्या करता है, बच्चा ये सोचता है कि पूरा राइबोसोम जुड़ता है, नहीं, पहले छोटी यूनिट जुड़ेगी mRNA के साथ, और ये जो mRNA और 30S का कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर जाके जुड़ जाती है बेटा बड़ी यूनिट। तो ये बेटा बड़ी यूनिट जाके जुड़ गई, और बड़ी यूनिट पे 2 साइट होती है, एक तो P साइट होती है और एक A साइट होती है। अब यहां से tRNA आता है अमीनो एसिड लेके, और क्या बनता है बेटा? प्रोटीन बनता है। क्या बनता है बेटा? प्रोटीन बनता है। तो राइबोसोम यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन कराता है। किसका फॉर्मेशन कराता है बेटा? प्रोटीन का। इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलेशन। क्या बोला जाता है बच्चा? ट्रांसलेशन। समझ में आ गई बेटा मेरी बात? इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलेशन। अब देखो क्या होता है, नॉर्मली अगर यूकैरियोटिक सेल को देखें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है कि एक mRNA पर एक ही राइबोसोम जुड़ा होता है। यूकैरियोटिक सेल में एक राइबोसोम एक ही mRNA पर जुड़ता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या कहानी होती है बेटा? प्रोकैरियोट्स में मामला थोड़ा सा और चला जाता है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में जो आपका राइबोसोम है, जैसे ये mRNA है, ये बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया के अंदर क्या है? mRNA है। इस एक mRNA पर बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं, और ये जब बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं
इस कंडीशन को बोला जाता है पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम, या इसका एक नाम और भी होता है बेटा, इर्गोसोम। क्या नाम होता है बेटा? इर्गोसोम। तो पॉलीराइबोसोम क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में मिलता है, सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलता है? प्रोकैरियोट्स में। कहाँ मिलता है? साइटोप्लाज्म में मिलता है। कहाँ मिलता है? साइटोप्लाज्म में मिलता है। एक एमआरएनए के ऊपर अगर एक से ज्यादा राइबोसोम जुड़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा बेटा आपका? पॉलीराइबोसोम। तो यहां तक सब बच्चों को क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है बेटा इंक्लूजन बॉडी, और आज की क्लास का ये लास्ट टॉपिक है। अब यहाँ पे आपका मोनेरा क्या हो, प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगी, और कल आधी घंटा के अंदर अपने मोनेरा को खत्म कर देंगे, क्योंकि मोटी मोटी सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। चलो, इंक्लूजन बॉडी क्या होती है? इंक्लूजन बॉडी जो होती है वो क्या होती है? सेल के अंदर स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं। स्टोरेज ग्रेन्यूल इनसॉल्युबल फॉर्म में होते हैं। कैसी फॉर्म में होते हैं बेटा? इनसॉल्युबल फॉर्म में होते हैं। उसके अलावा नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, उनके ऊपर किसी भी तरीके की मेम्ब्रेन नहीं होती। नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, उनके अंदर लिपिड मेम्ब्रेन नहीं होती, सॉरी, किसी भी तरीके की नहीं, लिपिड मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। क्योंकि अपने जब गैस वैक्यूल देखेंगे तो गैस वैक्यूल में प्रोटीन की बनी हुई मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर, तो इनके ऊपर लिपिड की कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। जैसे मान लीजिए बेटा ये बैक्टीरिया है, बहुत बैक्टीरिया बनाए हैं सर आज आपने, तो ये मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में इसको स्टार्च को स्टोर करना है, तो ये स्टार्च को स्टोर कर लेगा ऐसे। उसके अलावा ग्लाइकोजन को स्टोर कर रहा है, ग्लाइकोजन को कर देगा। साइनोफाइसियन मॉलिक्यूल है, ऐसे कर देगा। सल्फर है, ऐसे कर देगा। फॉस्फोरस है, ऐसे कर देगा। तो देखो बेटा कौन कौन से होते हैं इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी या तो क्या होगा? स्टार्च या ग्लाइकोजन, स्टार्च या ग्लाइकोजन। उसके अलावा फॉस्फोरस ग्रेन्यूल हो सकते हैं, फॉस्फोरस ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं। सीधा है, सीधा फॉस्फोरस को क्या कर लिया? ग्रुप में बना के स्टोर कर दिया, कोई मेम्ब्रेन वेम्ब्रेन उसके ऊपर है नहीं है, तो फॉस्फोरस ग्रेन्यूल हो गया। 3 नंबर पे देखेंगे सल्फर ग्रेन्यूल हो गया, सल्फर ग्रेन्यूल हो गया। 4 नंबर पर देखेंगे, 4 नंबर पे बेटा आपका साइनोफाइसियन मॉलिक्यूल हो गया, साइनोफाइसियन मॉलिक्यूल हो गया। साइनोफाइसियन स्टार्च होती है, साइनोफाइसियन हो गया, ये साइनोबैक्टीरिया में मिलता है। उसके अलावा बेटा आपकी गैस वैक्यूल हो गई, गैस वैक्यूल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गैस वैक्यूल में और तो कुछ नहीं होता है, इसमें गैस स्टोर होती है, बस ऊपर मेम्ब्रेन जो लगी होती है वो प्रोटीन की लगी होती है, प्रोटीन मेम्ब्रेन होती है, प्रोटीन मेम्ब्रेन इसके ऊपर लगी होती है। क्या कहानी होती है? ये गैस के मॉलिक्यूल है, इन गैस की मॉलिक्यूल के ऊपर ये बेटा रेड कलर से मैंने प्रोटीन की मेम्ब्रेन बना दी, तो ये क्या बन गई? गैस वैक्यूल। क्या बन गई बेटा? गैस वैक्यूल। तो गैस वैक्यूल होती है, गैसेस स्टोर होती है, बाहर प्रोटीन की मेम्ब्रेन होती है, और किस किस में मिलती है? साइनोबैक्टीरिया में मिलती है, साइनोबैक्टीरिया में मिलती है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में मिलती है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में मिलती है, और बेटा जी आपके पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में मिलती है, पर्पल, सॉरी, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलती है। तो स्टोरेज ग्रेन्यूल होते हैं, इनसॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, और नॉट मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। सर इनसॉल्युबल क्यों होते हैं? कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ बेटा आपको। इनसॉल्युबल क्यों होते हैं? सॉल्युबल क्यों नहीं है? मिलाई क्यों नहीं देते? देखो जो चीज़ बेटा सॉल्युबल होगी ना, उसको बेटा जगह ज़्यादा चाहिए। बैक्टीरिया क्या चाहता है? कम से कम जगह में ज़्यादा चीज़ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बोल दूँ कि आपके पास 2 गिलास है, अब देखो एक में आपने पानी भर रखा है, दोनों में ही पानी भर रखा है आपने, मान लो दोनों में आपने क्या भर रखा है बेटा? पानी भर रखा है बच्चे। एक में तूने डाल दी ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पूरे पानी में चारों तरफ फैल गए,
जगह ज़्यादा घेर रहे हैं। इसमें तूने 10 ग्राम ग्लूकोज डाली, इसमें तू क्या कर 10 ग्राम रेत डाल दे। रेत डालेगा ना तो कुछ टाइम बाद में सारी की सारी रेत कहाँ आ जाएगी, इतनी सी जगह में आ जाएगी। तो 10 ग्राम रेत तो इतनी सी जगह में आ गई, क्योंकि कैसी थी, इनसॉल्युबल थी। ग्लूकोज सोल्यूबल थी, पूरे पानी में चारों तरफ फैल गई। तो ज़्यादा जगह किसने ली, ग्लूकोज ने, क्यों, सोल्यूबल थी। तो जो चीज़ सोल्यूबल होगी वो पानी में जगह ज़्यादा घेरेगी, जो इनसॉल्युबल होगी वो जगह कम घेरेगी। समझ में आया बेटा? तो यहाँ तक अपना प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर आज क्या हो जाती है आपकी, कंप्लीट। प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा सबसे पहले एक बार वन शॉट आपको रिवीजन दे देता हूँ कि क्या क्या पढ़ा आपने। देखो, सबसे पहले बेटा आपने स्टार्ट किया था, सबसे पहले आपने स्टार्ट किया था प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया से। तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में मैंने आपको बताया कि सेल एनवेलप होता है। सेल एनवेलप की 3 लेयर होती है, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अलावा आपका सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। अगर सबसे पहले अपने बात करें ग्लाइकोकैलिक्स की, तो मैंने आपको बताया 2 तरीके की होती है, या तो स्टिकी लेयर की फॉर्म में होगी या हार्ड लेयर की फॉर्म में होगी। अगर स्टिकी लेयर की फॉर्म में है तो उसको अपने क्या बोलते थे, स्लाइम लेयर। और अगर बेटा हार्ड लेयर की फॉर्म में थी तो उसको अपने क्या बोलते थे, कैप्सूल। कैप्सूल क्या करती है, होस्ट से प्रिवेंट करने का काम करती है। स्टिकी लेयर क्या काम करती है, वाटर रिटेंशन करती है, वाटर रिटेंशन करती है, जिस वजह से बैक्टीरिया का डेसिकेशन नहीं होता। उसके बाद में बेटा अपनों ने बात की थी ग्लाइकोकैलिक्स बनी किसकी होती है सर, स्पेशल टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं उसकी बनी होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा अगर अपने बात करें पेप्टाइडोग्लाइकेन की, तो पेप्टाइडो वर्ड का मतलब अमीनो एसिड था, ग्लाइकेन का मतलब शुगर था। तो पेप्टाइडो का मतलब वहाँ पे 4 अमीनो एसिड होते हैं, जो NAG और NAM। तो इसमें जो NAM शुगर होती है, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, उसके साथ जाके जुड़ जाती है और अमीनो एसिड्स क्रॉस लिंकिंग बनाते हैं। लेयर्स की फॉर्म में किसका निर्माण होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का निर्माण होता है। और पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है आपकी सेल वॉल। तीसरा पॉइंट जो अपनों ने पढ़ा वो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बेटा अपनों ने क्या पढ़ा कि जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो लिपिड बाइलेयर की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के सेम है। तो अपने जब यूकैरियोटिक सेल पढ़ी थी उसके अंदर अपनों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सारे मॉडल वगैरह सब कुछ डिस्कस किया था, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में चौथा पॉइंट जो लिखाया बेटा मैंने, वो लिखा है फ्लैजिला। फ्लैजिला जो होता है, अगर सेल मोटाइल है तो बेटा उसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो आपको एक बात मैंने और भी बताई कि जो फ्लैजिला है वो सिंगल सेल का फीचर है। अब सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक भी हो सकती है और यूकैरियोटिक भी हो सकती है। अगर प्रोकैरियोटिक का फ्लैजिला है तो उसके अंदर 3 पार्ट होंगे, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। अगर बेटा यूकैरियोटिक का फ्लैजिला है तो उसके अंदर 2 ही पार्ट होंगे, बेसल बॉडी और एक्सोनिमा। अगर प्रोकैरियोटिक का फ्लैजिला है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होगा। अगर यूकैरियोटिक का फ्लैजिला है तो बेटा ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होगा। उसके बाद में बेटा अपनों ने नेक्स्ट चीज क्या पढ़ी, अपनों ने पढ़ा पिलाई और फिम्ब्रे। पिलाई और फिम्ब्रे, पिलाई के अंदर अपनों ने क्या पढ़ा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, नंबर कम होता है, शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है। उसके बाद में फिम्ब्रे के अंदर अपनों ने क्या पढ़ा, फिम्ब्रे क्या होती है, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होती है, मोर इन नंबर होती है, किसी भी सरफेस से होस्ट से चिपकने में क्या करती है, हेल्प करती है, तो स्टिकीनेस प्रोवाइड कराती है। तो बेटा फ्लैजिला, फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्रे ये तीनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, सेल एक्सटेंशन बनाते हैं। फ्लैजिला का रोल होता है मोटिलिटी में, और अ, आपका जो पिलाई और फिम्ब्रे होते हैं उनका मोटिलिटी में कोई रोल नहीं होता। उसके बाद में बेटा अपनों ने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा बेटा राइबोसोम। क्या पढ़ा बेटा, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है, मेन जीनोमिक डीएनए होता है। कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, उसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो फॉल्स न्यूक्लियस बनाता है, इसीलिए उसको फॉल्स न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस या न्यूक्लियस जैसा न्यूक्लियोइड बोल दिया जाता है, प्रोकैरियोन बोल दिया जाता है। पुराना न्यूक्लियस प्रोकैरियोन भी बोल देते हैं, इसलिए सेल्स का नाम क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल। क्या नाम होता है, प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद में बेटा अपनों ने क्या पढ़ा कि उसके जो जितने भी एसेंशियल जीन होती हैं बैक्टीरिया की लाइफ के लिए, वो सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसके न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूक्लियोइड के अंदर जब वो प्रेजेंट होते हैं, तो न्यूक्लियोइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वो उसको लाइफ में हेल्प करते हैं। उसके बाद में अगर कुछ बैक्टीरिया में जो जैसे माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा में डबल स्टैंडर्ड होता है लेकिन सर्कुलर नहीं होता, उसमें लीनियर डीएनए होता है। ठीक बात है। उसके बाद में अपने बात की बेटा प्लाज्मिड में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, डू नॉट डिपेंड ऑन क्रोमोसोम, मेन क्रोमोसोम या मेन जीनोमिक डीएनए फॉर रेप्लिकेशन। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, आइसोलेटेड होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री लिविंग, फ्री फॉर्म में तैरता रहता है। उसके अलावा उसके अंदर क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो आर प्लाज्मिड बोल देते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, कॉन्जुगेशन में कामगार है, तो उसको एफ प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लांट्स के अंदर अगर टीआई ट्यूमर इंड्यूस कर रहा है तो उसको
TI प्लाज्मिड बोल देते हैं। और अगर बेटा जैसे स्यूडोमोनास प्यूटिडा के अंदर डीजनरेटिव प्लाज्मिड है तो वो ऑयल स्पिल्स को ब्रेक डाउन करता है। समझ में आ गया बेटा मेरी बात। और उसके अंदर एक कौन सा रह गया, R आ गया, F आ गया, TI आ गया, और कौन सा आ गया, स्यूडोमोनास प्यूटिडा वाला आ गया, और हाँ COL प्लाज्मिड। तो COL प्लाज्मिड क्या बनाता है, कॉलिसिन नाम का एक टॉक्सिन बनाता है जो अदर बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। उसके बाद में राइबोसोम की अगर बात करें तो राइबोसोम को क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस करता है। किसका बना होता है राइबोसोम, 2 सब यूनिट का बना होता है, एक छोटी यूनिट होती है, एक बड़ी होती है। अगर राइबोसोम के टाइप पे बात करें तो आपको पता ही है कितने टाइप, 2 टाइप्स। तो वो 2 टाइप्स में कौन कौन से आते हैं, 70S और 80S। 70S प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में होते हैं, यूकैरियोट्स में सिर्फ कौन सा होता है, यूकैरियोट्स में 80S और 70S दोनों होते हैं, प्रोकैरियोट्स में केवल कौन सा होता है, 70S होता है। 70S राइबोसोम यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स दोनों में मिलते हैं, यूकैरियोट्स में 70S 80S राइबोसोम दोनों मिलते हैं। क्लियर बात है सबको, हाँ ध्यान से सुन लेना, क्योंकि देखो यूकैरियोट्स का साइटोप्लाज्म होगा उसमें तो मिलेगा आपको 80S, और यूकैरियोट्स के जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट होंगे उसके अंदर मिलेगा आपको 70S। और अगर आप प्रोकैरियोट को देखोगे तो उसके सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है, तो साइटोप्लाज्म में सिर्फ क्या होता है आपका, साइटोप्लाज्म में सिर्फ क्या होता है, 70S तरीके के राइबोसोम होते हैं। एक चीज़ शायद मैं वहाँ पे भूल गया था, मैंने वहाँ पे आपको ये नहीं बताया कि मेम्ब्रेन नहीं होती राइबोसोम के ऊपर, मेम्ब्रेन नहीं होती, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन नहीं होती इसके ऊपर। क्या नहीं होती बेटा, मेम्ब्रेन नहीं होती। तो बेटा मेजर चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद में मैंने आपको बताया राइबोसोम के 2 टाइप होते हैं, 70S और 80S। 70S के अंदर 2 तरीके की सब यूनिट आपको देखने को मिलती है, 50S और 30S। 80S के अंदर आपको 60S एंड 40S। अगर अपने 50S की बात करें तो 50S के अंदर बेटा 2 तरीके का RRNA आपको देखने को मिलता है, 23S और 5S RRNA। और अगर 30S की अगर अपने बात करें तो वहाँ पे आपको 16S RRNA देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर अपने ATS RRNA की बात करें तो उसकी 2 सब यूनिट है, 60 एंड 40। 60 में आपको 28S RRNA, 5.8S RRNA और आपको 5S RRNA देखने को मिलता है। दोनों लार्ज यूनिट को अगर आप कंपेयर करो, 70S वाले की लार्ज सब यूनिट यानी कि 50S को और 60S को आप अगर कंपेयर करो तो दोनों में एक SRRNA यानी कि 5S RRNA क्या है, दोनों में कॉमन है। दोनों में क्या है बच्चे, कॉमन है। उसके बाद में अगर तुम स्मॉल सब यूनिट की बात करेगा 80S के राइबोसोम की यानी कि 40S की जब तू बात करेगा तो उसके अंदर 18S RRNA होता है। कौन सा RRNA होता है, 18S RRNA होता है। उसके बाद में बेटा जी अपनों ने क्या पढ़ा, अपनों ने पढ़ा बेटा पॉलीराइबोसोम। तो व्हाट इज पॉलीराइबोसोम, प्रोकैरियोट्स में ड्यूरिंग ट्रांसलेशन एक एमआरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम आके अटैच हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम या इर्गोसोम बोल दिया जाता है। उसके बाद में बच्चे नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो क्या आता था अपना इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, ग्रेन्यूल्स होते हैं, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। मेम्ब्रेन इनके ऊपर प्रेजेंट होती नहीं है। कौन सी मेम्ब्रेन नहीं होती, लिपिड मेम्ब्रेन नहीं होती। टाइप की अगर बात करें तो स्टार्च को स्टोर करना है तो स्टार्च ग्रेन्यूल हो गया, ग्लाइकोजन को स्टोर करना है तो ग्लाइकोजन हो गया, फॉस्फोरस को करना है तो फॉस्फोरस ग्रेन्यूल्स हो गए, सल्फर हो गए, सल्फर ग्रेन्यूल्स हो गए, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल हो गए। और कई बार गैसेस को भी ट्रैप कर लिया जाता है इन दी प्रोटीन मेम्ब्रेन। किसके अंदर, प्रोटीन मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनना, लिपिड मेम्ब्रेन नहीं है। गैस वैक्यूल के ऊपर कौन सी मेम्ब्रेन होती है, प्रोटीन मेम्ब्रेन होती है। ठीक बात है बच्चे। तो यहां तक अपना मोनेरा की कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या हो जाती थी, पूरी हो जाती थी। समझ में आ गया बेटा। बेटा कल की क्लास में अपने बेटा जो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया है दोनों को डिस्कस करेंगे। मोनेरा कल अपने खत्म हो जाएगा, हो सकता है कल आपको 2 लेक्चर भी मिल जाए, मोनेरा का और प्रोटिस्टा का भी एक जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है वो आपको साथ ही मिल जाए। ठीक है बच्चे, तो सर्दियां बहुत है, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने टाइम का सही से यूटिलाइजेशन कीजिए, बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से इस नए साल की आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। पूरी ईमानदारी से अपना काम करते रहिए, पूरी ईमानदारी से अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा करने की कोशिश करते रहिए। डेफिनेटली आप उस सक्सेस को अचीव करोगे जो आप सोच रहे हो, इफ अगर आप उसके लिए बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से काम कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच बेटा। अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ वो कमेंट्स में मेरे को मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको वो डाउट ले पाऊँ। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने परिवार तक, अपने लोगों तक हमारी
जो ये ऑनलाइन पहल है इसको पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रॉफिट मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं कल की क्लास में।